नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने परिवार स्टडी 58 में स्वागत है। और आज के इस वीडियो के अंदर हम एनसीईआरटी कक्षा 12 एनसीईआरटी कक्षा 12 की हिस्ट्री का जो फर्स्ट पार्ट है उसको शुरू करेंगे। तो एनसीईआरटी कक्षा 12 की जो इतिहास की पुस्तक है उसके 3 पार्ट हैं और 3 में से पहले पार्ट को आज हम पहले पार्ट का जो पहला अध्याय उसको डिस्कस करेंगे। और यही वाला सिलेबस इस बार जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के लिए भी है, जो विद्यार्थी कक्षा 11 से प्रमोट होकर कक्षा 12 में आए तो वो इसी सिलेबस का उनको भी क्या करना है, अध्ययन करना है। तो इस वीडियो के अंदर आपको पूरी तरीके से पॉइंट टू पॉइंट जानकारी आपको देने का प्रयास किया जाएगा। ये वीडियो सिर्फ कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए ही उपयोगी नहीं है, इसके अलावा अन्य कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए, चाहे वो आईएएस की तैयारी करें या राज्य स्तरीय जो भी आरएएस वगैरह जैसी अपनी परीक्षाएं उनकी, या कॉलेज लेक्चर है, स्कूल लेक्चर्स हैं, यूजीसी नेट है, तो ऐसी विभिन्न प्रकार की जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उन विद्यार्थियों के लिए या उन स्टूडेंट्स के लिए या उन कैंडिडेट के लिए भी ये महत्वपूर्ण साबित होगा। तो ऐसा ही आपको प्रयास किया जाएगा, आपको अधिकतम जानकारी और सरल भाषा के अंदर और सुचारू रूप से ग्रहण हो ऐसी भाषा के अंदर जानकारी देने का प्रयास किया जाएगा। तो अब इसको करते हैं हम डिटेल से प्रारंभ। तो जैसा कि इस अध्याय का आप नाम देख सकते हो, क्या नाम है, ईंटें, मनके तथा अस्थियां। और किसके बारे में पढ़ेंगे, हड़प्पा सभ्यता। तो आपकी जो एनसीईआरटी बुक्स हैं, जो 3 बुक्स हैं, वो अलग अलग 3 पार्ट से। जो पहला ये जो पार्ट आप देखेंगे वो एशियन हिस्ट्री यानी प्राचीन जो भारत है उससे संबंधित है, और दूसरा जो मेडिवल है यानी मध्यकालीन है इतिहास वो उससे संबंधित है, और तीसरा मॉडर्न यानी जो कौन सा है, आधुनिक भारत है, उससे संबंधित हम अध्ययन करेंगे। तो इसमें ईंट, मनके यानी अस्थियां, ये किससे संबंधित, हड़प्पा सभ्यता। तो वहाँ की खुदाई से जो नगरों के अवशेष मिले, तो नगर अधिकतर किससे बनते थे, ईंटें। तो ईंटें किस टाइप की थी। इसके अलावा यहाँ से जो आभूषण में मुख्य रूप से हमें क्या मिले, मनके मिले, वो पूरा विद फोटो में आपको आगे दिखवाऊंगा। और अस्थियां यानी जो हड्डियाँ, क्योंकि जो प्राचीन जो सभ्यता है उनकी जानकारी के लिए जो हमें स्रोत हैं, जिन प्रमाणों का हम जो काम में लेते हैं, वो प्रमाण किस रूप में हमें मिले, वो ईंटों के रूप में मिले, मनकों के रूप में, या अस्थियां या हड्डियां, उनके आधार पर ही प्राचीन इतिहास, क्योंकि उस समय का हमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला है, तो हम सिर्फ और सिर्फ जो पुरातात्विक स्रोत है उनके ऊपर निर्भर है, और वही पुरातात्विक स्रोतों के अंदर ये महत्वपूर्ण हैं। तो इसके अंदर पहले हम इस एक हड़प्पाई मुहर के ऊपर बात करेंगे, और उसके बाद हम बाकी आपको पॉइंट टू पॉइंट देखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इसकी जो पहली लाइन आप देखिए, हड़प्पाई मुहर, जो फोटो दिया गया ये इसी फोटो की बात हो रही है। अधिकतर जो हड़प्पाई मुहर है वो किससे, सेलखड़ी नामक पत्थर से। ये बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, चाहे कोई भी तरीके का कंपटीशन एग्जाम्स हो या स्कूली एजुकेशन से संबंधित हो, तो किससे, कौन से, सेलखड़ी का पत्थर से। सेलखड़ी का पत्थर क्या होता है, एक बहुत ही नर्म पत्थर होता था जिससे इन मुहरों का क्या किया जाता, निर्माण। जैसे ये देख रहे यही मुहर है, ये हड़प्पाई, एक हड़प्पाई क्या है, मुहर है। देखो इसमें जो ये आकृति बनी हुई है इसको अक्सर लोग वर्षभ कहते हैं, लेकिन वर्षभ नहीं है, ये एक काल्पनिक जानवर की आकृति है जो एक श्रृंगी है, यानी कैसा, एक सींग वाला है, और इसको यूनिकॉर्न के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, यूनिकॉर्न के नाम से इसको जानते हैं। ऐसे और भी अंकन हमें मेसोपोटामिया से भी मिलते हैं, चीन से भी मिलते हैं, इन सभ्यताओं से मिलते हैं। और हड़प्पा सभ्यता के जो अधिकांश मोहरें हैं उन पर किसका उल्लेख है, इसी एक श्रृंगी बैल का उल्लेख है। लगभग 75% के आसपास इन्हीं का ही अंकन हमें देखने को मिलता है। तो ये वर्षभ से अलग है। देखो वर्षभ और वर्षभ का कोई यहाँ पर स्पष्टीकरण नहीं है, कई लोग वर्षभ को बैल कहते हैं और कई लोग इसको वर्षभ यानी सांड भी कहते हैं। तो सांड अलग है, सांड से ही क्या किया जाता, बैल बनाया जाता। सांड का जो बधियाकरण करके उसके बाद में उसको बैल बनाया जाता है, क्योंकि सांड बड़ा ताकतवर होता, तो उसकी जो ताकत को नियंत्रित करने के लिए उसका बधियाकरण करके बैल बनाया जाता है। फिर उसको कृषि कार्यों में या फिर आने जाने के लिए जो भार वाहन में आदि में क्या किया जाता है, प्रयोग में किया जाता है। इसके अलावा इसके सामने इस थोड़ा फोटो को हम क्लियर देखेंगे,
इसके जो ये नीचे वाला भाग है ये क्या है, नाद कहते हैं इसको, जो कि किसके लिए है, चारा डालने के लिए, इसमें चारा डालने के लिए। और ये ऊपर जो है ये हड़प्पाई मोहर है, और ये देख रहे ये एक सींग है इसके ऊपर। तो ये एक यूनिकॉर्न है, ये काल्पनिक है, काल्पनिक जो ऐसा जानवर बनाया गया। इसके शरीर पर आप देख सकते हो किस टाइप से इसकी डिजाइन की गई है। तो ये क्या है, हड़प्पाई की सबसे क्या है, विशिष्ट पुरा वस्तु है। कैसी है, विशिष्ट पुरा वस्तु। पुरा यानी प्राचीन, जो खुदाई से हमें क्या होती है, प्राप्त होती है। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण रोल है। अब इसमें देखो अलग अलग टाइप की मिलती है। अधिकांश जो मोहरों पर इसका अंकन किस ओर है, इसका मुंह बाईं ओर है। जब ये किसी पर मोहर लगाएंगे तो किस ओर बन जाएगा, दाईं ओर इसका मुंह चला जाएगा। लेकिन कुछ एक ऐसे अपवाद भी मिले जिनके अंदर इनका जो मुंह है किधर है, दाईं ओर है। जैसा कि आप इस आकृति के अंदर ये देख सकते हैं, ये वही एक सरंगी बेल है, और जो इस आकृति में इसका अंकन किधर है, इसका मुंह दाईं ओर है। और जब इसकी मोहर लगेगी तो किस ओर हो जाएगा, बाईं ओर। हो सकता है ये किसी के ऊपर मोहर लगाई हो, उसी का ही फोटो लिया गया हो। बाकी अधिकतर का जो मुंह है वो किस ओर है, बाईं ओर है। हालांकि एक ऐसी लिपि के चिन्ह उत्कीर्ण जो मैंने ऊपर की साइड में, जिन्हें आज दिन तक पढ़ा नहीं जा सका, जो इस फोटो के अंदर हमने देखा था, ये वाले चिन्ह, इसको ये भाव चित्रात्मक लिपि के अंदर है, जिसको बुस्टोफ्रेदन के नाम से भी जाना जाता है। ये जो मछली वगैरह है ना, ये एक तरीके के क्या होते थे, उस समय की हड़प्पाई जो लिपि थी उसके सिंबल है। हालांकि इस हड़प्पाई लिपि को आज दिन तक अभी पढ़ा नहीं जा सका है। फिर भी हमें इस क्षेत्र में उस समय के बसे लोगों के जीवन के विषय में, उनके द्वारा पीछे छोड़ी गई पूरा वस्तु यानी पुरानी चीज़ें, जैसे उनके आवास, आवास मतलब उनके जो निवास स्थान थे जहाँ वो रहते थे। इसके अलावा मर्दबांड यानी मिट्टी के जो बर्तन थे, आभूषण यानी गहने, ये सारे मैं आगे आपको दिखाऊंगा। औजार यानी उपकरण या जिसे हथियार कहते हैं। इसके अलावा मोहरें, जो एक तो मोहर हमने साइड में देखी है, ऐसी और भी बहुत सारी मोहरें मिले, इनसे हमें जानकारी मिलती है। और दूसरे शब्दों में कह सकते हैं पुरातात्विक चीज़ें जो हमें खुदाई से मिलती है, इन साक्ष्यों के माध्यम से क्या होता है, बहुत जानकारी मिलती है। अब हम देखेंगे कि हम हड़प्पा सभ्यता के विषय में क्या और कैसे जानते हैं। हम ये अन्वेषण करेंगे। अन्वेषण का मतलब ही होता है खोज करना, कि पुरातात्विक साक्ष्यों की व्याख्या कैसे की जाती है और कैसे की जानी चाहिए। इन आधार पर हम देखेंगे इन व्याख्याओं से कैसे कभी कभी क्या आ जाता है, बदलाव आ जाता है। और निश्चित रूप से इस सभ्यता के कई पहलू आज भी हमारी जानकारी से परे हैं, यानी वहाँ तक जब हम नहीं पहुँच पाए, हो सकता है कि वे हमेशा हमें ही रहे, मतलब हमारी जानकारी से क्या रहे, परे रहे। तो ऐसी चीज़ों का हम क्या करेंगे, जानने की कोशिश यहाँ पर करेंगे। अब देखो यहाँ पहला जो आपके सामने जो आ रहा है वो क्या है, पारिभाषिक शब्द है। कैसा शब्द है, पारिभाषिक शब्द, स्थान और काल से संबंधित है। इसमें सारी हम डिटेल्स देखेंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हड़प्पा संस्कृति कहा जाता है। अब देखो सबसे पहले तो इसके अलग अलग नामकरणों को मैं आपके सामने स्पष्ट कर दूंगा। अब देखो सबसे पहले यानी पहली बार इस संस्कृति की खोज कहाँ पर की गई थी, हड़प्पा नामक स्थान पर की गई थी। जब हड़प्पा नामक स्थान पर इसकी सबसे पहले खोज की गई थी, और इसी कारण इस सभ्यता का जो नामकरण है वो क्या कर दिया गया, हड़प्पा सभ्यता कर दिया गया था। अब होता क्या है, 1856 की बात है, जब लाहौर से कराची के बीच में रेलवे लाइन बिछाने का काम चल रहा था, और उसी समय जो रेलवे लाइन बिछाने के लिए जो रोडियां लाई गई थी वो कम हो गई थी। तब वहाँ पास ही टीले से निकाल करके उन रोडियों का प्रयोग किया गया, और इस कार्य में लगे बर्तन बंधुओं ने 1856 में इसकी सूचना किसको दे दी, सरकार को दे दी। और उसके बाद धीरे धीरे इसके ऊपर गति मिली, और बाद में जब जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व विभाग के निदेशक बन जाते हैं, उसके बाद में व्यवस्थित तरीके से इनका क्या होता है, उत्खनन होता है। 1921 में दयाराम साहनी करते हैं हड़प्पा तो पहला स्थान खोजा गया कौन सा था, हड़प्पा था। इसी कारण इस संस्कृति को हड़प्पा संस्कृति के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। पुरातत्वविद इसको संस्कृति, देखो दो शब्द है, इन शब्दों के अंदर अंतर आपको डिफरेंस होना चाहिए। एक शब्द है संस्कृति और एक शब्द है सभ्यता। तो यहाँ ये शब्द आया था आपके लिए सभ्यता शब्द ये, और इधर आया इसके लिए संस्कृति। अब हड़प्पा संस्कृति, यहाँ भी देखो हड़प्पा संस्कृति, तो संस्कृति वाला तो अभी इस टॉपिक के अंदर हम क्लियर कर देंगे। पहले हम बात करते हैं कि सभ्यता क्या होती है।
तो देखो सभ्यता क्या होती है कि सामान्य रूप से हम देखते हैं तो नगरों और लिपियों का मतलब होता है लेखन कला। लेखन कला से संबंधित जो विशिष्ट सांस्कृतिक अवस्था होती है उस अवस्था को क्या कहा जाता है, सभ्यता कहा जाता है। जबकि संस्कृति क्या है, संस्कृति वो चीज़ है या वो विशिष्ट शैली है जो किसी निश्चित विशिष्ट जो भौगोलिक क्षेत्र होता है उस क्षेत्र में क्या होती, एक जैसी वस्तुएं पाई जाती है, एक से जैसी शैलियाँ पाई जाती, चाहे वो मर्दबाण से संबंधित हो, चाहे मोहरों से संबंधित हो, चाहे मनकों से, चाहे बाढ़ से, चाहे वह पहनावे से आदि से संबंधित एक जैसी ही बातें पाई जाती, तो उसे हम क्या कहेंगे, संस्कृति कहेंगे। तो अब आप समझ गए होंगे कि सभ्यता क्या है और संस्कृति क्या है। तो संस्कृति शब्द का प्रयोग पुरातत्ववेताओं ने ऐसे समूह के लिए करते हैं, ये इसकी परिभाषा भी आगे समझे, जो एक विशिष्ट शैली के होते हैं और सामान्यतः एक साथ एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में और कालखंड से क्या हो जाते हैं, संबंध पाए जाते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति क्यों कहते हैं, क्योंकि सभ्यता के समर्थन में विशिष्ट पूरा वस्तुएं मिली। कौन सी, जैसे मोहरें मिली, एक मोहर अभी हमने देखा अधिकतर क्षेत्र में वही मिली, मन के मिले, और बाढ़ की प्रणाली एक जैसी मिली सभी जगह, पत्थर के फलक मिले और पक्की हुई ईंटें मिली सभी स्थलों से। तो इसी कारण इसे हम हड़प्पा संस्कृति कहते हैं। जबकि सामान्य रूप से हड़प्पा संस्कृति में क्या था, नगरीय संस्कृति थी और सभी जगह लेखन कला प्रचलन में थी, यानी लिपि के भी क्या मिले हमें साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए। तो इसी कारण इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता। अब देखो हड़प्पा सभ्यता, एक यहाँ पर नाम आया सिंधु घाटी सभ्यता। तो देखो प्रारंभ में होता है क्या है, प्रारंभ में इसकी जब खुदाई होती थी, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्नूदड़ो, कोटदीजी जैसे इसके महत्वपूर्ण जो पुरास्थल थे वो सिंधु नदी घाटी और उसकी सहायक नदियाँ। अभी मैं आपको मानचित्र पर ले जाता हूँ। ये है सिंधु नदी, इसमें आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो सिंधु नदी इसकी सहायक नदियाँ हैं, झेलम है, फिर चिनाब है ना, इसके बाद ये रावी है, इधर सतलज है ना, ये सतलज के अंदर यहाँ से आती है व्यास। तो इस जो नदी तंत्र सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे ही अधिकतर इधर पाकिस्तान वाले क्षेत्र में थे, तो इसी कारण इसको हम सिंधु सभ्यता के नाम से जानने लगे। लेकिन बाद में इसके स्थल, अधिकांश स्थल, ये दूसरे फोटो में आप देख सकते हो, जो इसके अधिकांश स्थल कहाँ पर मिलने लगे, ये सरस्वती नदी और उसके किनारे पर मिलने लगे। क्योंकि स्वतंत्रता के बाद हम देखते हैं कि जो अधिकतर इसके स्थल कहाँ पर चले गए, पाकिस्तान के अंदर चले गए। और बाद के अंदर जो आज़ादी के बाद भारत के अंदर जो खोज की गई तो उसमें सिंधु सभ्यता के अधिकतर स्थल हमें कहाँ मिले, इस सरस्वती नदी के आस पड़ोस के इलाकों में ज़्यादा मिले। तो इसी कारण इसको बाद में नाम दे दिया गया सिंधु सरस्वती सभ्यता। हालांकि विद्वान इस पर एकमत नहीं हुए और इन्होंने अभी के लिए इसे सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता ही इसका नामकरण जारी रखा था। ये वस्तुएं कहाँ से मिली, इलाके से, जैसे अफ़गानिस्तान से मिली, जम्मू से मिली, बलूचिस्तान जो पाकिस्तान के इलाके वहाँ से मिली और गुजरात जैसे क्षेत्रों से मिली जो एक दूसरे से क्या है, लंबी दूरी पर स्थित है। तो इसी कारण सब जगह ये क्या मिले, मोहरे मिले, मनके मिले, बाट मिले, पत्थर के फलक मिले, पकी हुई ईंटें मिली। तो इन सब में एक क्या है, विशिष्ट शैली है और उस विशिष्ट शैली ने क्या किया, इन संपूर्ण जो भौगोलिक क्षेत्र है इसको एक किए रखा। तो इसी कारण क्या हुआ, इसको हम हड़प्पा संस्कृति के नाम से जानते हैं। इसके लिए भी मैं आप थोड़ा मानचित्र से परिचय करवाना चाहूँगा। तो यहाँ इस मानचित्र में आप देखोगे जो यहाँ पर डॉट डॉट है, जैसे ये मोहनजोदड़ो, कोटदीजी है, चन्नूदड़ो है, बहावलपुर है, ये हड़प्पा है। तो ये तो स्थान थे आज़ादी के बाद के, और आज़ादी के बाद ये सुत का खो है, सुत कांगे डोर है। और इधर आप देखते हो ये गुजरात वाले क्षेत्र में अधिकतर स्थल खोजे गए और बाद में ये जो आलमगीरपुर है, कालीबंगा है और ये सारे के सारे स्थान बाद में खोजे गए थे। तो इस कारण अधिकतर स्थलों की खोज कहाँ पर हुई है, जो सरस्वती नदी या इनके तट पर हुई है। इसके अलावा इनके अधिकतर स्थल कहाँ पर मिले हैं, भारत के अंदर मिले, बाकी इसके पाकिस्तान के अंदर मिले। जबकि अफगानिस्तान में सिर्फ 2 ही स्थल मिले, सोरतगोई और मुंडीगाग, जो ऐसा माना जाता है कि जो इनकी व्यापारिक
चौकी होगी, क्योंकि इनके बीच की बहुत ज़्यादा ही लंबी दूरी है और उस लंबी दूरी के अंदर बीच के क्षेत्र में कहीं हड़प्पा स्थल नहीं मिलते। जबकि इस पूरे इलाके के अंदर जो हड़प्पा स्थल है उसमें एक जैसी वस्तुएं, एक जैसी ईंटें, एक जैसे मनके, एक जैसे औजार, एक जैसी मुहरें मिलने के कारण, इस विशेष शैली के कारण इस पूरे इलाके को ही क्या कहा जाता है, हड़प्पा संस्कृति के नाम से जाना जाता है। इस सभ्यता का नामकरण हड़प्पा नामक स्थान जहाँ इस संस्कृति की क्या हुई, पहली बार खोज हुई, उसके आधार पर किया गया। प्रश्न संख्या 6 में इसके बारे में डिस्कस किया। इसका काल निर्धारण 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच में, ये ईसा पूर्व और ईस्वी सन क्या, इसके बारे में भी हम आगे अभी जस्ट ही देखने वाले हैं। तो इसमें क्या होता है, जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका भी अलग अलग समय पीरियड है। तो इसको हम मोटे तौर पर समय के अनुसार देखें तो इसके अध्ययन की दृष्टि से इसे हम 3 काल में बांटेंगे। जैसे पहला काल है वो काल है आरंभिक, आरंभिक यानी शुरुआत का, आरंभिक हड़प्पा काल। यानी ऐसा तो नहीं एकदम से एकाएक कोई क्षेत्र में परिवर्तन नहीं होते, परिवर्तन बहुत लंबे समय से होते हैं और उस समय जो पीछे जो संस्कृति चली आ रही है कुछ तत्व उसके होते हैं और कुछ नई वाली संस्कृति, एक तरीके से मिश्रण होता है। बीच का समय आता है जब क्या होता है, कोई भी सभ्यता या संस्कृति परिपक्व हो जाती है, तब उसमें पहले वाले सभ्यताओं के क्या होते हैं, अवशेष उसमें नहीं रहते, उनकी बातें या उनकी विशेषताएं शामिल नहीं होती। और बाद में परवर्ती काल जब वो सभ्यता पतन की अवस्था के अंदर होती है, तब भी कुछ उस संस्कृति की या सभ्यता की विशेषताएं उसमें शेष रहती है और बाकी कुछ विशेषताएं जो नई वाली संस्कृति होती है उससे ग्रहण कर लेती है। तो वैसे प्रारंभिक जो हड़प्पा का काल हम देखते हैं वो कितना है, 3200 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व तक का मानते। और दूसरा जो समय बीच का जिसको हम हड़प्पा सभ्यता या जिसको हम परिपक्व हड़प्पा सभ्यता या नगरीय सभ्यता या ये जो नाम है विकसित हड़प्पा संस्कृति के नाम से जानते हैं, और वो समय कौन सा, यही 2600 से 1900 ईसा पूर्व वाला कौन सा है समय, ये 2600 से 1900 ईसा पूर्व कौन सा, विकसित हड़प्पा संस्कृति या परिपक्व हड़प्पा संस्कृति वाला समय यही वाला, या नगरीय सभ्यता वाला, या इसको केवल हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। उसके बाद आता है उत्तर हड़प्पा सभ्यता या परवर्ती हड़प्पा सभ्यता। परवर्ती का मतलब बाद वाली। तो ये समय कब से कब तक रहता है, 1900 से लगाकर ये 1300 ईसा पूर्व तक का ये समय इस टाइम पीरियड के अंतर्गत आता है। इस क्षेत्र में इस सभ्यता के पहले और बाद में भी जो संस्कृति अस्तित्व में रही, जिससे कर्मश जो मैंने पहला बताया ना आरंभिक, और दूसरा बताया परवर्ती, ये परवर्ती 1900 से 1300 ईसा पूर्व, आरंभिक था 3200 से 2600 ईसा पूर्व। और इन संस्कृतियों को हड़प्पा से सभ्यता से अलग करने के लिए कभी कभी इसे क्या है, विकसित संस्कृति के नाम से जाना जाता है। ये देखो फोटो के अंदर आप देखते जो अभी हमने स्रोत देखे ना, वो स्रोतों का इसके बारे में बताया गया। तो ये सारे के सारे स्रोत क्या थे, मन के थे। इनसे क्या बनाई जाती थी, इनसे मालाएं बनाई जाती, कैसी बनाई जाती अभी आपको दिखाते हैं। ये देखिए इन मनकों से इस टाइप की मालाएं बनाई जाती थी, आप यहाँ देख सकते हो स्पष्ट रूप से। ये जो मनके इनको पिरो करके इस तरीके से माला बनाते थे, ये भी ऐसे मनकों से, ये मनका है, इधर भी यही विभिन्न प्रकार के मनके प्रयोग में लिए जाते थे। यहाँ भी आप साइड में देख सकते हो। तो इस टाइप से इन मालाओं का क्या किया जाता था, प्रयोग किया जाता था। अब इधर ये साइड में आप जो देख रहे हैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ये वाले ये क्या है, बाट हैं, जो यहाँ से मिले ना, बाटों के शक से। और इधर आप ऊपर जो देखोगे ना, ये दोनों ये क्या है, फलक है। ये पत्थर के क्या है, फलक, यानी विभिन्न औजार है जो विभिन्न प्रकार के काम में उपयोग में ये हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं वो लिया करते थे। अब यहाँ पर मैप आप गया, मैप के माध्यम से हम समझने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। अब आप पूरा देख सकते हो, थोड़ा मैंने छोटा जरूर किया है, लेकिन इसमें आप देखो ये वाली जो सिंधु नदी है इसकी सहायक देखो, यहाँ से झेलम है, चिनाब है, ये फिर रावी है, इसके बाद सतलज है, और सतलज के अंदर यहाँ से ये जो धारा आ रही है ये आपकी व्यास है। तो ये नदियाँ आकर के यहाँ पर क्या होती है, इस पूरे तंत्र को हम सिंधु नदी तंत्र के नाम से जाना जाता है। फिर दूसरी महत्वपूर्ण नदी यहाँ से होकर उस समय चला करती थी, ये सरस्वती नदी होती थी, जिस आज इसके सरस्वती नदी के स्थान पर आज घग्गर हाकड़ा नाम से नदी चला करती है, जो राजस्थान के अंदर आने के बाद हनुमानगढ़ वगैरह यहाँ से विलुप्त
हो जाया करती है और कभी कभार जब ज़्यादा बाढ़ आती है तो इसका पानी पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक चला जाता है। जबकि इस नदी का वर्तमान में जो पुनर्वेक्षण कार्य जारी है और कहा जाता है कि ये नदी वर्तमान के अंदर ही भी भूगर्भ के अंदर चला करती है, जिसके कुछ प्रमाण जो जैसलमेर बाड़मेर आदि रेगिस्तानी क्षेत्र में मीठे पानी की उपलब्धता से लगे। तो इसका ये जो विस्तार हम देख लेते हैं, ये सुत कांगेडोर है जो सबसे इसका कौन सा पश्चिमी विस्तार है, और जबकि इसका पूर्वी विस्तार यहाँ पर था अपने आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश। तो ये पूर्व से पश्चिम इसका विस्तार था। और उत्तर की तरफ ये स्थान आपको दिख रहा है मांडा जो जम्मू कश्मीर के अंदर है, ये इसका उत्तरी विस्तार है। और दक्षिण के अंदर हम यहाँ पर देखेंगे, इधर ये महाराष्ट्र के अंदर यहाँ पर स्थान है देमाबाद, देमाबाद या कहीं पर इसका स्थान का नाम मिलता है दायमाबाद। तो ये 1400 इंटू 1600 किलोमीटर के क्षेत्र में ये क्या हुई थी, सभ्यता फैली हुई थी। और इसका कुल जो वर्ग क्षेत्र पर है वो लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर से भी अधिक इसका क्षेत्र। यहाँ आप देख सकते हो इसके जो प्रमुख क्षेत्र है उन्हीं क्षेत्रों को दिखाया गया है। यहाँ पर देख सकते हो रंगपुर है, लोथल है, इधर ये नागेश्वर है, धोलावीरा है, यामरी है, बालाकोट है, कोरतीजी है, चनुदड़ो है, यहाँ सुत कांगेडोर है, इधर गनेरीवाल, ये कालीबंगन ये राजस्थान में, ये बनावली, राखीगढ़ी, मिठातली ये हरियाणा में पड़ते हैं, इधर ये हड़प्पा। तो इस तरीके से ये महत्वपूर्ण जो सिंधु सभ्यता के स्थल है वो इसी के तट पर स्थित थे, जो कि किसके, ये जो हड़प्पा संस्कृति की यानी जिसे हम विकसित हड़प्पा जो संस्कृति कहते हैं उससे संबंधित ये पूरा स्थल है। अब थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ। ये अभी आपको ईसा पूर्व क्या है, ईसा बाद में क्या है, तो उसको हम समझ लेते हैं यहाँ पर। तो देखो अंग्रेजी में बीसी और हिंदी में हम क्या कहते हैं, ईसा पूर्व। इसका तात्पर्य क्या, बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा पूर्व से। मतलब क्या होता है, जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था उससे पहले की घटनाएं। अब देखो ईसा मसीह के जन्म से संबंध भी कुछ विवादास्पद स्थिति, इसमें जो ईस्वी सन जो मानते बिफोर क्राइस्ट का मतलब है एक ईसा पूर्व से, एक ईस्वी से पहले का समय। जो एक ईस्वी से पहले यानी ये तो प्लस में आ जाएगा, एक ईस्वी इससे पहले जाएंगे तो -1 कह सकते हैं, या इससे हम कहेंगे ईसा पूर्व। क्या कहेंगे, ईसा पूर्व का समय यानी ईसा के जन्म से पहले का। हालांकि कई जन इसका जो 4 ईसा पूर्व जन्म मानते हैं, 4 बीसी का जन्म मानते, जो भी हो, लेकिन इसका एक क्राइटेरिया एक ईस्वी को माना गया है। और एक ईस्वी से पहले का समय ईसा पूर्व यानी बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट के नाम से जाना जाता है। और इसके अलावा जो अब आप कभी कभी आप देखते हो कि तिथियों से पहले एडी, हिंदी में जिसको ईस्वी कहते हैं, लिखा है। अब देखो यहाँ लिख दिया कि ईसा पूर्व, ठीक है ना, यानी ईसा से पहले, और ईस्वी यानी ईसा के बाद, ईसा हो गया मतलब ईसा के बाद लिखते हैं, और इसको एनो डोमिनी कहते हैं। अब देखो ये शब्द है क्या, एनो डोमिनी, ये शब्द दो लैटिन शब्दों से मिलकर बना, किससे, दो लैटिन शब्दों से, जिसका तात्पर्य होता है ईसा के जन्म के वर्ष से। मतलब इसका मतलब हुआ कि जो एक ईस्वी है, एक ईस्वी क्या है, ईसा का जन्म का वर्ष है। आजकल एडी की जगह सीई किसका प्रयोग किया जाता है, सीई, और बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग किया जाता है। अब ये क्या, ये भी हम यहाँ स्पष्ट करेंगे। देखो सीई अक्षरों का मतलब होता है कॉमन एरा, कैसा होता है, कॉमन एरा, तथा बीसीई का भी मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा। तो ये भी ईसा मसीह से ही क्या है, संबंधित है, यानी सामान्य संवत के नाम से इसको क्या करते हैं, हम जानते हैं। कॉमन एरा का मतलब सामान्य संवत। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब कॉमन एरा का क्या होता है, प्रयोग सामान्य हो जाता है। और अधिकतर आप हिंदी के अंदर देखते हो, या तो आपको क्या लिखा मिलेगा, जो यहाँ पर हमने लिखा CA मिलेगा लिखा हुआ है ना, जो अभी हमने ऊपर देखा था, ये CA नहीं सॉरी CE मिलेगा, या फिर मिलेगा BCE मिलेगा, ठीक है। तो देखो जो CE है और BCE है, इसको भी अलग अलग रूप से, जैसे BCE को हम हिंदी में कहते हैं, जो BCE का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा, इसको हम सामान्य संवत लिखते हैं, इसको सामान्य संवत के नाम से, सामान्य संवत पूर्व के नाम से इसको क्या करते हैं जानते, या सामान्य संवत पूर्व कहते हैं इसको। और दूसरा जो
CE यानी कॉमन एरा है। कॉमन एरा को हम सामान्य संवत, तो सामान्य ऐसा कहीं आपको लिखा मिलेगा अधिकतर किताब, तो उसका मतलब यही होता है। इसके अलावा कुछ जगह और भी प्रयोग किया जाता है, उस शब्द के बारे में भी हम क्या कर लेते हैं, जान लेते हैं। वो शब्द कौन सा है, वो है बीपी। तो इसका मतलब होता है, बीपी का मतलब होता है बिफोर प्रेजेंट, यानी वर्तमान से पहले का समय, वर्तमान से पहले का। और इस पुस्तक में हमने BCE के लिए ईसा पूर्व और CE के लिए ईसवी सन यानी ईसा के जन्म का सन, BC यानी ईसा के जन्म के पहले का सन, और BP के लिए वर्तमान से पहले का शब्दों का प्रयोग, यानी वर्तमान से पहले का जो समय है उसके लिए BP शब्द का क्या होता है प्रयोग, यानी बिफोर प्रेजेंट। प्रेजेंट किसको कहते हैं, वर्तमान समय को। तो इस मानचित्र को भी हमने देख लिया था। अब हम देखते हैं इससे आगे। अब इसका जो पहला यहाँ से प्रारंभ होता है वही है इसका प्रारंभ। तो प्रारंभ से पहले एक कोटेशन हम यहाँ देख लेते हैं। वैसे इसको देखना ही और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। आरंभिक और विकसित हड़प्पा संस्कृति सिंध और कहाँ पर हुआ था, चोलिस्तान। चोलिस्तान कौन सा, ये थार रेगिस्तान से लगा हुआ पाकिस्तान का रेगिस्तानी क्षेत्र। आपने राजस्थान के अंदर तो क्या करते हैं, इस पश्चिमी क्षेत्र को थार के रेगिस्तान के नाम से जानते हैं। और जो इस थार का जो भाग पाकिस्तान जो विभाजन के बाद पाकिस्तान में चला गया, उस वाले क्षेत्र को चोलिस्तान के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। तो इनकी बस्तियां हैं सिंध में कितनी, चोलिस्तान में कितनी, ये समय के साथ बदलती रहती है। तो इनमें से आप देख लीजिए, इसमें समझाने जैसा कुछ है नहीं, हम समझने के लिए इधर साइड में आएंगे। और यहाँ इसका पहला जो टॉपिक है उसी को ही हम क्या करेंगे, प्रारंभ करेंगे, जिसका नाम भी यही है, प्रारंभ, आरंभ करना। आरंभ का मतलब ये होता है शुरुआत करना होता है। तो इस क्षेत्र में विकसित हड़प्पा से पहले कई अन्य संस्कृतियां भी अस्तित्व में थी। मतलब ये नहीं आ गया कि सीधे ही हड़प्पा, मैंने पहले भी बताया था, जो हड़प्पा सभ्यता तो बीच का समय था, जो प्रारंभिक या कह सकते हैं आरंभिक जो हड़प्पा सभ्यता थी, उस समय की काफ़ी सारी संस्कृतियाँ हैं वो भी इस क्षेत्र में प्रचलित थी। जैसे आमरी जैसी संस्कृतियाँ थी, नाल जैसी संस्कृतियाँ थी, ऐसी बहुत सारी संस्कृतियाँ इस क्षेत्र में प्रचलित थी। और 19 जो संस्कृतियों से ही बाद में हड़प्पा संस्कृतियाँ विकसित हुई, उनकी विशेषताएं ग्रहण कर ली, और उन दोनों के बीच में कई सालों तक का अंतर भी हो गया। यानी उनके बीच में क्या हुआ, कर्म भंग भी हुआ था। वो कैसे हुआ था वो भी देखेंगे। ये संस्कृति अपनी विशिष्ट मर्दबान, मर्दबान मतलब मिट्टी के जो बर्तनों की शैली से संबंधित थी। इसी कारण इससे हम एक संस्कृति के नाम से जानते, तथा इस संदर्भ में हमें कृषि, कृषि मतलब खेती करना, पशुपालन करना और कुछ शिल्पकारी के भी साक्ष्य हमें मिलते हैं। किससे मिलते, जो पुरातात्विक चीज़ें मिली, मर्द बांडों पर मिला है, आदि चीज़ों से हमें इस समय की जानकारी मिलती है। बस्तियाँ यानी इनके जो रहने का इलाका था आमतौर पर छोटी होती थी। इनके घर वगैरह क्या होते थे, आमतौर पर छोटी हुआ करती थी। इनमें बड़े आकार की संरचनाएं लगभग न के बराबर थी। कौन सी की बात हो रही है, आरंभिक जो हड़प्पा सभ्यता उसकी बात। और कुछ स्थलों पर बड़े पैमाने पर इलाकों में जलाए जाने के संकेतों तथा कुछ अन्य स्थलों पर त्याग किए जाने ऐसा प्रतीत होता है कि आरंभिक हड़प्पा और हड़प्पा सभ्यता के बीच में कर्म भंग था। मतलब ये एक सीक्वेंस से नहीं थी। अब देखो होता क्या है, देखो किसी भी समय में कोई चीज़ होती है तो बसता, जैसे गांव की, आप सभी भी गांवों में रहते, जैसे मैं जहाँ से हूँ बिलोंग करता, मेरे गांव में भी ऐसा हुआ और आपके गांव से भी हो सकता है। और ऐसा बोलते हैं उसको कि जब एक जगह लोग रहते थे और समय के साथ कई सारी स्थितियाँ आती है, कई सारे अंधविश्वास भी होते हैं, कई बार ऐसे अकाल की स्थिति हो जाती है, तो लोग क्या करते हैं, जिस जगह रहते उस जगह को छोड़कर चले जाते हैं। या गांव में कोई सबके यहाँ बीमारी फैल जाती है, या ऐसे कोई अंधविश्वास, या फिर किसी कोई आक्रमण वगैरह, या और कोई भौगोलिक परिस्थितियों के कारण लोग छोड़ जाते हैं और फिर दूसरी जगह रहना शुरू हो जाते हैं। तो उसे जूना खेड़ा, नवा खेड़ा, इस तरीके से हम नाम से जाना जाता। खेड़ा मतलब वो क्षेत्र होता है जहाँ, जूना मतलब पुराने जहाँ लोग रहते, नया वहाँ। और कई बार क्या करते लोग उन क्षेत्रों को छोड़ करके भी दूसरी जगह चले जाते। लेकिन वर्तमान में हम देखते हैं कि लोग जहाँ छोड़ करके, जैसे कोई खेतों में चले गए रहने के लिए, कोई और, लेकिन गाँव में वापस वर्तमान समय में आबाद होकर रहें। तो ऐसा ही कुछ हुआ होगा यहाँ पर कि जो आरंभिक हड़प्पा सभ्यता के लोग थे, वो लोग किसी कारण, चाहे अकाल के कारण हुआ, चाहे नदियों का मार्ग परिवर्तन हो गया, या बाढ़ से हो गया, या किसी आक्रमण से हो गया, किसी महामारी से हो गया, या और किसी कारण से उस क्षेत्र को छोड़कर चले गए होंगे, या फिर कुछ जगह जलाए जाने के साक्ष्य मिले, तो कोई हमलावरों ने उन शहरों को जला दिया होगा।
और उसके बाद में उस क्षेत्र पर ये हड़प्पाई लोग आकर के फिर से, जब हड़प्पा सभ्यता विकसित अवस्था में आती है तो वहाँ लोग आकर के रहना शुरू हो जाते हैं, या फिर इन हड़प्पा लोगों ने उन लोगों के ऊपर घर वगैरह जला करके उनकी हत्या करके या उनको खदेड़ करके उन क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया हो। तो इस तरीके की बातों का ये साक्ष्य यहाँ से प्राप्त होता है। अगला जो हमारा दूसरा पॉइंट है वो है निर्वाह के तरीके। अब देखो, निर्वाह का मतलब होता है गुजारा। व्यक्ति अपना जीवन व्यतीत कैसे करेगा, अपनी उदर पूर्ति कैसे करेगा, बाकी सारे क्रियाकलाप कैसे करेगा, तो वही होते हैं निर्वाह के तरीके, यानी जीवन यापन के तरीके हम कह सकते हैं। वो जीवन जीने के लिए, भोजन प्राप्त करने के लिए वो क्या किया करता था, तो उन्हीं चीज़ों को हम यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे। तो आपने मानचित्रों, एक तो हमने ऊपर देख लिया, दूसरा अभी आपको दिखाएंगे कि विकसित हड़प्पा संस्कृति कुछ ऐसे स्थलों पर पनपी जहाँ पहले आरंभिक हड़प्पा संस्कृतियाँ क्या थी, अस्तित्व में थी, यानी वहाँ विद्यमान थी। ये जो दूसरा मानचित्र है यहाँ पर ये देख लीजिए आप, यही है आरंभिक हड़प्पा स्थल। वो तो विकसित हड़प्पा का देखा, इसको छोटा कर लेता हूँ थोड़ा, ये वाला मानचित्र। तो ये जो स्थान देख रहे हो डॉट डॉट में बहुत सारे, जिसमें आपकी आमरी है, नाल है, दब सादात हैं, इधर कोड दीजिए, इधर शीश वाले, तो ये सारे के सारे स्थल क्या थे, आरंभिक हड़प्पाई क्षेत्र हैं। तो उनकी जगह बाद में जब क्या हुआ, विकसित हड़प्पाई क्षेत्र ने ले लिया था, तब ये सांस्कृतिक केंद्र दिखाई नहीं पड़ते। तो इस तरीके से ये क्या है, डिवाइडेशन पाया जाता है, यानी विभाजन होता है, एक जो क्रम का क्या होता, भंग होती है। तो इन संस्कृतियों में कई तत्व जिनमें निर्वाह के यानी जीवन यापन के जो तरीके हैं वो शामिल थे, और वो क्या थे, समान थे। कौन सी में, आरंभिक हड़प्पा संस्कृति के लोगों के अंदर और विकसित हड़प्पा संस्कृति के लोगों में, दोनों में। ये एक तो सभ्यता कौन सी है, आरंभिक हड़प्पा संस्कृति, एक ये है विकसित हड़प्पा संस्कृति। तो दोनों में कुछ चीज़ें समान मतलब कॉमन हैं, कुछ विशेषताएं एक जैसी पाई जाती हैं। कौन से क्षेत्र में, इनके निर्वाह के यानी जीवन यापन के तरीकों में। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कई प्रकार के पेड़ पौधों से प्राप्त उत्पाद और जानवरों जिसमें मछली थी उनसे भोजन प्राप्त करते थे। भोजन प्राप्त करने के दो तरीके, पेड़ पौधों से जो वस्तुएं उन्हें कंद मूल फल आदि के रूप में जिस रूप में भी प्राप्त होती थी वो लेते थे, दानों के रूप में भी लेते थे। इसके अलावा जानवरों में मछली थी तो मछली खाया करते थे। इनके लिपि में भी सर्वाधिक अंकन भी किसका मिला, मछली का ही मिला है। और इससे अलावा कुछ जगहों पर हमें जले अनाजों के क्या मिले, दाने मिले। क्या मिले, दाने और बीजों की खोज से पुरातत्वविद आहार संबंधी आदतों के विषय में जानकारी प्राप्त होने में सफल हो गए। अब देखो, जले ही अनाज के दाने क्यों, देखो इसके लिए आपको थोड़ा एक समझना पड़ेगा। पुरानी जो वस्तुएं होती है उनकी जो तिथि क्या होती है, उस तिथि को ज्ञान करने के लिए अलग अलग विधि होती है, जैसे C14 यानी कार्बन 14 पद्धति, उसके माध्यम से भी बीजों आदि का जो कालक्रम निर्धारित किया जाता है। इसके अलावा एक विधि और है जिसको दीप्त विधि के नाम से जाना जाता है, या जिसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं थर्मोल्यूसिस ल्यूमिनिसेंस, थर्मोल्यूमिनिसेंस विधि है। इसके अंदर ये भी क्या है, रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं। तो देखो, जब किसी भी, जैसे इलेक्ट्रॉन मुख्य रूप से कहते हैं, कोई भी पदार्थ को जब जलाया जाता है तो वो अपने में से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है, यानी जो रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है वो छोड़ देता है। और बाद में जब वो जली हुई वस्तु पड़ी रहती है तो वो वातावरण से क्या होती है, रेडियो एक्टिव पदार्थ यानी वो इलेक्ट्रॉन वगैरह क्या करती है, ग्रहण करती रहती है। और अब जब उस वस्तु को वापस दोबारा जलाया जाएगा तो फिर उन्हीं चीज़ों को वो क्या कर देगा, मुक्त कर देगा। और तो इसके जो आधार पर कालक्रम का क्या होता है, निर्धारण किया जाता है। और वैसे ही C14 पद्धति है, तो उसके माध्यम से भी क्या होता है, जो कार्बन की मात्रा होती है वो एक व्यक्ति में क्या होती है, निश्चित समय तक वो ग्रहण करता रहता है, और बाद में जब वो व्यक्ति मर जाता है या कोई हो जाता है तो वो निश्चित मात्रा में उसको खोता रहता है। इसका मैं आगे आपको स्पष्ट भी करूँगा कि कार्बन 14 पद्धति क्या है। तो इन चीज़ों के आधार पर, इसके अलावा हम देखते हैं कि सामान्य अनाज के दाने होते तो क्या करते हैं, उसको अपघटक खा लेते हैं, और भी कई प्रकार के जीव जंतु क्या करते थे, उनको नष्ट कर देते हैं, यानी वो मिट्टी बन जाती है। जबकि जो जली हुई चीज़ एक बार होती है ना, उसको फिर अपघटक वगैरह उसको ख़राब नहीं कर सकते, वो उसी अवस्था में क्या होती है,
पड़ी रहती है। तो इस कारण हमें अधिकतर जो अनाज के दाने वगैरह मिले हैं, वो कैसे अनाज के दाने या बीज मिले, वो कैसे मिले, जली अवस्था के अंदर ही मिले। ऐसे मुख्य रूप से हम देखते हैं जैसे कालीबंगा से भी मिले और लोथल से भी मिले, जहाँ यज्ञ के कुंडों से इसी आधार पर कहा गया था कि यज्ञ करते थे। ऐसी कुछ जली हुई हड्डियां भी मिली हैं। तो इससे तो अनुमान लगा है कि लोग पशु बलि भी प्रचलन में थी और लोग ऐसे बलि वगैरह यज्ञ जैसा किया करते थे। और इसके अलावा तो गुजरात के अंदर से बहुत सारे ऐसे जो बीजों के साक्ष्य मिले, जैसे लोथल से चावल के दाने मिले, रंगपुर से तो धान की भूसी मिली है, गेहूं की खेती के भी साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। तो इन सभी आधार पर जो पुरातत्वविद आहार, आहार का मतलब जो खाने की वस्तुएं होती, जो भोजन के रूप में प्रयोग में लेते संबंधी आदतों के विषय में जानकारी प्राप्त हुई कि आखिर वो लोग क्या खाते थे, किनको आहार के रूप में क्या करते थे, प्रयोग में लेते थे। इनका अध्ययन कौन करते थे? पूरा वनस्पति के करते, जो प्राचीन वनस्पति के क्या करते थे? अध्ययन के क्या होते थे? विशेषज्ञ, मतलब अपने क्षेत्र के वो थे विशेषज्ञ, उसको जानने वाले थे। तो हड़प्पा स्थलों से मिले अनाज के दानों में किसके मिले? गेहूं के मिले, मैंने आपको बता दिया। जौ के मिले, दाल के मिले, सफ़ेद चना और तिल के भी साक्ष्य मिले। ऐसे कालीबंगा से विभिन्न प्रकार के ऐसे दाने। इसके अलावा बाजरे के दाने भी हमें गुजरात से हमें क्या होते हैं? प्राप्त होते हैं। लोथल से भी मिलते हैं, ये आदि स्थलों से प्राप्त हुए। चावल के दाने मैंने लोथल से आपको बता दिए। अपेक्षाकृत क्या होते हैं? बाकी जैसे क्षेत्रों में हमें क्या होते हैं? कम मात्रा में पाए जाते हैं। तो इन सभी दानों का मिलने से मतलब क्या होता है? ये आहार के रूप में कृषि उत्पादों का क्या करते थे? प्रयोग करते थे। यानी कृषि भी ये क्या करते थे? किया करते थे। कृषि के बारे में तो और हम आगे जान लेंगे। हड़प्पा स्थलों से मिली जानवरों की जो हड्डियां हैं, उन हड्डियों में क्या मिले? मवेशियों को, जिसको कैटल्स के हम नाम से जानते हैं। अब देखो, यहाँ गाय के बारे में अभी तक लोग कन्फ्यूजन है, यानी अभी तक ये कहते हैं कि जो पुरातत्वविद के गाय से ये अनभिज्ञ है, तो इसके लिए उसकी जगह मवेशी शब्द का प्रयोग किया जाता है। लेकिन हम जानते हैं कि जो गाय वगैरह होती है वो मवेशियों के अंदर सम्मिलित रहती है। इसके अलावा भेड़, बकरी है, भैंस है, सूअर आदि की हड्डियां शामिल है। पूरा जो प्राणी विज्ञानियों अथवा जिसको जीव पुरातत्वविदों द्वारा तय किए गए अध्ययन से संकेत मिलता है कि ये सभी जानवर क्या थे? पालतू थे। अब इस पालतू कैसे पता चला, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और जंगली प्रजातियों में जैसे वराह यानी सूअर, हिरण तथा घड़ियाल की हड्डियां मिली है। अब देखो, यहाँ पर हम ये कह सकते हैं ये लोग क्या है? तो सभी जानवर क्या थे? पालतू थे। अब देखो कैसे पता चल गया? कोई जानवर मिला नहीं, कोई लिखित साक्ष्य मिला नहीं, हमें सिर्फ क्या मिला? उन जानवरों की हड्डियां मिली है। तो देखो, इसके लिए क्या करते हैं ये जो जीव पुरातत्वविद हैं या पूरा प्राणी विज्ञानी, ये किस आधार पर? देखो, हम किसी भी जानवर को जब पालतू बनाते हैं तो उसमें कुछ अलग जो संरचनाएं आती हैं, उनकी शारीरिक संरचनाओं में बदलाव हो जाता है। देखो, जंगली जानवर हम देखेंगे तो वो भागने में फुर्तीला होगा और उसके जो हड्डियां वगैरह वो विशेष प्रकार की होगी। जैसे कि हम 11वीं के अंदर आपने इतिहास के अंदर पढ़ाया था, अगर नहीं देखा तो आप देख लेना, चैनल पर भी वीडियो इसमें बाद में अपलोड होंगे, तो वहाँ पर देख लेना। तो उसमें किस तरीके से जो मानव ने अपना विकास क्रम किया और धीरे धीरे उसकी आवश्यकताओं के अनुसार उसमें शारीरिक बदलाव। तो ऐसे जानवर जिनको पालतू बना जाता है उसमें जैसे जबड़े हैं, दांत हैं, उसके शरीर की हड्डियां हैं, उसमें विशेष परिवर्तन आ जाता है। तो इन परिवर्तनों के आधार पर ही इन जीव पुरातत्वविदों या पूरा जो प्राणी विज्ञानियों ने कहा कि ये जानवर कैसे थे? पालतू। और दूसरा क्या था? दूसरा ये था कि जिन व्यक्तियों को जानवर प्रिय होते थे वो उनके अपने पास रखते थे, और जब उनकी मृत्यु होती थी, जो इंसानों की कब्र होती थी, उनके पास में ही उनको क्या करते थे? उनकी कब्र बनाकर उनको दफना दिया करते थे। या कई सारी चीज़ें जैसे रोपड़ से मिली है, जिसमें एक व्यक्ति के साथ कुत्ते की हड्डियाँ मिली है। तो इससे भी सिद्ध होता है या तो उस व्यक्ति के साथ उसका प्रिय जानवर कुत्ता था, साथ में ही दफना दिया हो, या बाद में उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई, उसको दफना दिया और उसकी जगह उसके प्रिय जो कुत्ता था उसको भी बाद में उसकी कब्र खोद कर दफना। जैसा भी हो, इससे ये बात तो स्पष्ट होती है कि मानव ने क्या किया था? जानवरों को पालतू बना दिया। दो चीज़ों से, एक तो मानव और जानवरों की कब्रों का पास पास में होना, या एक साथ हो, एक ही कब्र से दोनों की हड्डियां प्राप्त होना। इसके अलावा जो इनकी शारीरिक बनावट में क्या होना? अंतर होना। तो इसी आधार पर जो पुरातत्वविदों ने यानी जीव पुरातत्वविदों ने क्या माना कि कुछ जानवर क्या थे? पालतू थे, जो ऊपर हमने डिटेल्स देखी थी। और जबकि जंगली जानवरों में इनको किनको रखा था? जैसे वरा, सूअर है, हिरण है, घड़ियाल, इनकी भी हड्डियां मिली। तो इनमें इन्होंने अलग अलग बदलाव देखे, तो इन्होंने कहा था ये जंगली जानवर थे। हम ये नहीं जान पाए कि हड़प्पा निवासी संवें इन जानवरों का शिकार करते थे
या अथवा अन्य आखेटक, आखेटक मतलब जो शिकार करने वाले समुदाय से इनका मांस प्राप्त करते थे। ऐसी जानकारी अभी तक कोई स्पष्ट नहीं हो पाई है, क्योंकि इतनी कोई विशेष, जैसे कुछ जगह मछली के कांटे मिले हैं, बाकी वैसे कोई उपकरण मिले उतने कुछ खास उपकरण नहीं मिले जिनसे इनको ये शिकार करते हो, ऐसा कुछ साक्ष्य मिला हो। या किसी पुरातात्विक चीज़ पर भी ऐसी जानकारी हमें नहीं मिली है जिनसे इनके शिकार करने का स्पष्ट हो। तो ऐसा कहने का मतलब ये कहते हैं या तो स्पष्ट जानकारी नहीं, ये खुद शिकार करते होंगे, या ऐसा नहीं तो कुछ आखेटक यानी कुछ ऐसी जातियां और होगी। जैसे आज भी वर्तमान में लोग मांस प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, कई सारे लोग होते हैं, अब खाने वाले बहुत सारे खाते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, वो जो कसाईयों की दुकानें होती है या फिर जहाँ मांस की जो मीट की दुकानें होती है वहाँ से जाकर उनको खरीद कर लाते हैं। तो हो सकता है ऐसे ही कुछ समुदाय थे, उनसे ये लोग मांस प्राप्त करते होंगे और खुद नहीं करते होंगे, क्योंकि अधिकतर ये सभ्यता थी व्यापार पर आधारित थी और नगरीय सभ्यता थी, और नगरों के अंदर इस तरीके का कुछ साक्ष्य नहीं मिला हमें। भाई जैसे कहीं अलग से ऐसा होगा तो कोई इसका साक्ष्य मिलता, वहाँ अधिकतर हड्डियाँ एक जगह मिलती शहर के अंदर, तो ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला है। और मछली और पक्षियों की हड्डियाँ भी मिली है, तो इससे पता चलता है कि या तो मछली और ये पक्षियों को क्या करते थे, भोजन के रूप में ये लोग क्या करते थे, प्रयोग करते होंगे। तो देखो आज के वीडियो में इतना ही, लेकिन ये कृषि प्रौद्योगिकी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि बहुत लंबा हो गया है। आशा करता हूँ कि ये आपको वीडियो बड़ा मज़ेदार लगा होगा। कैसा लगा, ये पहला वीडियो था, तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, और कोई अगर सजेशन हो तो भी आपका वेलकम है, क्योंकि कोई सुधार हो तो आप ही करवा सकते हो, और उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आप सभी से एक क्विक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें, और वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक फैलाएं, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।